वह बाजार में मछली बेचकर अपना घर चलाता। श्याम की पत्नी माला बहुत लालची और कंजूस औरत थी। एक दिन श्याम मछलियां बेचकर घर आता है। माला, ये लो आज की दिन भर की कमाई। बस इतने से ही रुपए? आज क्या मछलियां कम पकड़ी थी? नहीं माला, मछलियां तो खूब पकड़ी थी और अच्छे दाम मिल गए तो मैंने सारी बेच दी। और देखो, रोज के मुकाबले आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। क्या इतने कम रुपयों को तुम इतनी अच्छी कमाई कहते हो? हे भगवान, तुम्हें कब अक्ल आएगी? लोग तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। अगर तुम ज्यादा रुपए में मछलियां बेचते तो ज्यादा रुपए कमाते। नहीं माला, ऐसी बात नहीं है। मुझे ईमानदारी से काम करना अच्छा लगता है। लोग मुझसे खुश रहते हैं। लोग तुमसे खुश होते होंगे, पर मैं नहीं। देखो, अब मैं और इस गरीबी को नहीं झेल सकती। मुझे ढेर सारे रुपए चाहिए, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी और तुम अपनी ईमानदारी लेकर बैठना, समझे? माला की बातें सुनकर श्याम उदास होकर नदी के किनारे बैठा होता है। भगवान, माला को मैं कैसे समझाऊं? ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं। मैं अपनी ईमानदारी से जितना कमाता हूँ उतने में मुझे खुशी मिल जाती है, पर माला को तो ढेर सारे पैसे चाहिए। अब मैं उसे इतने सारे पैसे कहाँ से लाके दूं? तभी अचानक नदी से एक पेड़ निकलता है। वह पेड़ बहुत ही शानदार होता है, जिसे देखकर श्याम आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे, ये क्या? नदी से पेड़ निकला? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सच है या सपना? श्याम, तुम कोई सपना नहीं देख रहे। ये सब कुछ सच है। श्याम, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम बहुत दयावान और ईमानदार हो। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें ये उपहार देना चाहता हूँ। जादुई पेड़ श्याम को एक खजाने से भरी मटकी देता है और वापस नदी में चला जाता है। ये क्या? इस मटकी में तो काफी सारा खजाना है। जल्दी से इसे घर ले जाता हूँ। श्याम उस खजाने से भरी मटकी को लेकर घर आता है। कहाँ गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। और ये आपके हाथ में मटकी कैसी है? माला, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। तुमने कहा था ना तुम्हें अमीर बनना है। हाँ, इस मटकी में तो सच में खजाना है। ये कहाँ से ले आए आप? तभी श्याम माला को नदी के जादुई पेड़ की सारी बात बताता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। आज आपने कमाल कर दिया। एक झटके में आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। माला खजाने की मटकी देखकर बहुत खुश होती है। अब वह गांव में लोगों को दिखाती है कि वह अमीर हो गई है। सारे गांव में श्याम को खजाने की मटकी मिलने की चर्चाएं होने लगी। अरे बहन माला, मैंने सुना है तुम्हें खूब सारा खजाना मिला है। अब तो तुम बहुत अमीर हो गई हो। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। पता है, पूरे गांव में मेरे जितना अमीर आज कोई नहीं है। मैं जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ। इतना कहकर माला चली जाती है। देखा बहन, कितना घमंड हो गया है इसे अपनी अमीरी का। हाँ बहन, लालची और कंजूस तो ये पहले से ही थी, अब तो घमंडी भी हो गई है। पास खड़ा गांव का बिरजू उनकी सारी बातें सुन रहा था। कई दिनों से सुन रहा था कि श्याम को खजाना मिला है। आज तो माला के मुंह से सुनकर पूरा यकीन हो गया। सोच रहा हूँ आज रात ही चोरी कर लेता हूँ। कई दिनों से चोरी भी नहीं की है। काफी बड़ा खजाना हाथ लगेगा। उसी रात बिरजू श्याम के घर चुपके से खजाने से भरी मटकी चुरा लेता है। सुबह जब माला देखती है, हाय ये क्या, खजाने की मटकी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी, कहाँ गायब हो गई? क्या हुआ माला? अरे, खजाने की मटकी गायब हो गई।
मुझे लगता है जरूर उस जादुई पेड़ ने ही गायब की होगी। जाओ और अभी जाकर उसे वापस मांग कर लाओ। माला, ये तुम क्या कह रही हो? भला जादुई पेड़ ऐसा क्यों करेगा? और मैं पेड़ से खजाना मांगने नहीं जाऊंगा। और तुम भी इतना लालच मत करो। ठीक है, तुम मत जाओ, लेकर बैठो अपनी ईमानदारी, मैं तो जाऊंगी। माला नदी के पास जाती है और जादुई पेड़ को आवाज लगाती है। तभी जादुई पेड़ नदी से निकलता है। जादुई पेड़, तुमने जो खजाने की मटकी दी थी वो वापस क्यों ले ली? नहीं, मैंने वो मटकी वापस नहीं ली। परंतु यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो ये लो, मैं तुम्हें दूसरी खजाने की मटकी दे रहा हूँ। दूसरी खजाने की मटकी लेकर माला घर आ जाती है और बहुत खुश होती है। वाह, मजा आ गया, मुझे वापस खजाना मिल गया। अब माला एक बड़ा घर बनवा लेती है और खूब ऐशो आराम से रहने लगती है। एक दिन माला कहती है, अब मुझे और भी खजाना चाहिए, खर्चे भी तो बढ़ गए हैं। माला, ऐसा मत करो। अब हमें अपनी मेहनत पर भी निर्भर रहना चाहिए। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं। तुम चुप रहो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तुम अपनी ईमानदारी लेकर बैठो। माला फिर से नदी के पास जाती है और जादुई पेड़ को आवाज लगाती है। जादुई पेड़ नदी से बाहर आता है। बोलो माला, अब क्या हुआ? जादुई पेड़, तुमने जो मुझे खजाने की मटकी दी थी वो तो चोरी हो गई। अब मैं क्या करूं? ठीक है, ये लो, एक और खजाने की मटकी। माला फिर खजाने की मटकी लेकर आ जाती है। वाह वाह, क्या बात है, कितना मजा आ रहा है। मुझे फिर से खजाना मिल गया, पर ये भी तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, एक बार और मांग लेती हूँ, फिर ढेर सारा खजाना हो जाएगा। बस करो माला, अपने लालच पर काबू रखो, हद मत करो। अरे तुम चुप रहो, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, समझे? माला फिर से नदी के पास जाकर जादुई पेड़ को आवाज देती है। अब क्या हुआ माला? जादुई पेड़, ये क्या? तुमने जो मुझे खजाने की मटकी दी थी वो तो खाली थी, उसमें खजाना ही नहीं था। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम घर जाओ। इस बार तुम्हें सब कुछ बदला हुआ मिलेगा। माला जैसे ही घर आती है वह देखती है उसका घर वापस से झोपड़ी में बदल जाता है और सारा खजाना गायब हो जाता है। अरे ये क्या? ये सब कैसे हो गया? तभी उसी जादुई पेड़ की आवाज आती है। दुष्ट औरत, ये सब तेरे लालच का परिणाम है। माला, मैंने कहा था ना, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं। पर तुमने तो लालच की हद ही पार कर दी। तुमने कभी मेरी बात मानी ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं समझ गई हूँ, लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। एक गांव में सालनी अपनी बेटी नीलू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। सालनी बहुत ही गरीब थी। वह गांव के ही अमीर सेठ मूलचंद के घर झाड़ू बर्तन करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती। सालनी रोज की तरह नीलू को लेकर काम पे जाती है। तभी रास्ते में नीलू बच्चों को स्कूल जाते देखती है। माँ, देखो सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मेरा नाम स्कूल में लिखवा दो ना, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। हाँ बेटी, इस बार जब मालकिन मुझे तनख्वाह देंगी तो मैं तेरा नाम स्कूल में लिखवा दूंगी। सालनी सेठ के घर आती है और काम करने लगती है। नीलू पास में रखे कूड़ादान के पास बैठकर खेलने लगती है। नीलू रोज सेठ के घर पर रखे कूड़ादान के साथ खेलती और उससे बातें करती। सालनी सारा काम समाप्त कर लेती है। तभी उसके मालिक सेठ मूलचंद और उसकी पत्नी सुजाता आती है। मूलचंद स्वभाव में अच्छा होता है, परंतु उसकी पत्नी सुजाता बहुत चालाक और घमंडी होती है। तभी सालनी सुजाता से कहती है,
मालकिन, आज का सारा काम समाप्त हो गया है। मालकिन, मैं ये पूछ रही थी कि इस महीने की तनख्वाह कब देंगी? अगर थोड़ा जल्दी दे देती तो मैं अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करवा देती। मेरी बेटी को पढ़ने की बहुत इच्छा है। ओह, तू अपनी बेटी को पढ़ाएगी? अरे, अगर तुम पढ़ने लिखने लगे तो हमारे घरों में झाड़ू बर्तन कौन करेगा भला? मालकिन, ऐसा क्यों कह रही हो आप? भगवान ना करे मेरी बेटी को भी मेरी तरह गरीबी की जिंदगी जीना पड़े। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। हाँ हाँ, ठीक है, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। शालिनी देखती है उसकी तनख्वाह कम है तो वह सुजाता से कहती है, मालकिन, ये क्या, पैसे तो बहुत कम हैं। हाँ, तूने जो छुट्टियाँ की हैं और कुछ दिन तो आधे दिन ही काम किया है, वो सारा हिसाब करके तेरे इतने ही रुपए बनते हैं। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मैं बीमार थी इसलिए मैं काम पे नहीं आ पाई। अगर आप मेरे पैसे काट लेंगी तो मैं घर का खर्च भी नहीं चला पाऊंगी, बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? अरे, तो मैं क्या करूं? ये तेरी समस्या है, तू जाने। जितना तू काम करेगी उतने ही पैसे तो दूंगी मैं तुझे। मालकिन की बातें सुनकर शालिनी उदास हो जाती है और नीलू को लेकर चली जाती है। तभी मूलचंद सुजाता से कहता है, सुजाता, ये तुम क्या करती हो? क्यों उस बेचारी को परेशान करती हो? वो हमारे यहाँ काम करती है, हमें उसकी थोड़ी परेशानी तो समझनी होगी। उसकी छोटी बच्ची है, इतनी कम पैसों में वह घर का खर्च कैसे चलाएगी? देखिए, आप इन सब में मत पड़िए, आपको नहीं पता, आप इन नौकरों को नहीं जानते हैं। ये ऐसे ही बहाने बनाते हैं, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, इनको ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। मूलचंद सुजाता की बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी सुजाता की नजर पास में रखे उसी कूड़ादान पे पड़ती है। और हाँ, सुनिए, ये कूड़ादान बहुत पुराना और गंदा हो चुका है, आज ही नया ले आइएगा, इसे उस नौकरानी को दे दूंगी। अगले दिन शालिनी काम समाप्त कर घर के लिए जाती है। तभी सुजाता उससे कहती है, अरे शालिनी, ये कूड़ादान तुम अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे काम ही आ जाएगा, वैसे भी हम नया ले आए हैं। यह सुनकर नीलू खुश हो जाती है और पुराने कूड़ेदान को लेकर अपनी माँ के साथ घर आ जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। तभी नीलू अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने कहा था तनख्वाह मिलने पर आप मेरा स्कूल में दाखिला करवा देंगी, अब तो तनख्वाह मिल गई है। नीलू की बात सुनकर शालिनी दुखी होकर नीलू से कहती है, नीलू मेरी बेटी, मैं तेरे सवाल का क्या जवाब दूं? हमारी मालकिन ने जो पैसे दिए हैं उसमें तो 2 वक्त की रोटी हो जाए वही बहुत है। माँ, आप परेशान मत हो, अब मैं आपसे जिद नहीं करूँगी, मैं घर पर ही पढ़ लूँगी और मैं 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खा लूँगी। नीलू की बातें सुनकर शालिनी बहुत दुखी होती है। तभी कूड़ादान दोनों की बातें सुन रहा होता है और अचानक से बोलता है, नीलू, शालिनी, तुम दोनों दुखी मत हो, अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कूड़ादान को बोलते देख नीलू और उसकी माँ दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कूड़ादान, तुम बोल सकते हो? हाँ नीलू, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई कूड़ादान हूँ। अच्छा हुआ तुम्हारी मालकिन ने मुझे निकाल दिया क्योंकि वो एक घमंडी और लालची औरत है, इसलिए मैंने वहाँ तुमसे कभी बात नहीं की। तुम दोनों बहुत अच्छे और दयालु हो, इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। जादुई कूड़ादान, पर तुम हमारी समस्याओं को कैसे दूर करोगे? अभी दिखाता हूँ। घर का कूड़ा लेकर आओ और मेरे अंदर डाल दो, फिर देखो मेरा कमाल। कूड़ादान के ऐसा कहते ही शालिनी घर का कूड़ा लाती है और कूड़ेदान में डाल देती है। कूड़ेदान में कूड़ा डालते ही कूड़ा सोने का बन जाता है। यह देख शालिनी आश्चर्यचकित रह जाती है। देखा मेरा जादू, मैं कूड़े को सोना बना सकता हूँ।
अब तुम्हें उस लालची और घमंडी औरत के घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा और नीलू भी अब पढ़ सकेगी। एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसके सिर में बाल नहीं थे। अक्सर लोग उसके बालों को लेकर उसका मजाक बनाते थे। राजू तरह तरह के तेल खरीद के लाता और उसे अपने सिर में लगाता, लेकिन फिर भी उसके सिर में बाल नहीं उग रहे थे। एक दिन राजू बाजार से कुछ लेने जाता है। वहीं एक दुकानदार राजू का मजाक बनाता है। ए राजू, अरे बाजार में क्या कंघी लेने आए हो? आओ आओ, अपने बालों के लिए एक कंघी ले लो। आओ आओ, एक कंघी ले लो आकर। दुकानदार की बातें सुनकर राजू गुस्से में वहां से चला जाता है। चलते चलते राजू एक घने जंगल में पहुंच जाता है। वहीं एक पेड़ की छांव में बैठकर राजू खुद से बातें करने लगता है। हे भगवान, तुमने मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों की? सबको बाल दिए पर मुझे क्यों नहीं दिए? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? जहाँ भी जाओ लोग मुझे गंजा टकला कहकर चिढ़ाते रहते हैं और मुझसे कंघी लेने को कहते हैं। अरे जब मेरे बाल ही नहीं हैं तो मैं कंघी लेकर क्या करूँगा भला? ऐसे जीने से तो अच्छा मर जाना ही बेहतर है। मरना किसी समस्या का हल नहीं है मित्र। अरे यह किसकी आवाज है? लगता है कोई है यहाँ पे जो मेरी बातें सुन रहा है। कौन है? कौन है यहाँ पे? मैं पेड़ हूँ मित्र, जिसकी छाँव में तुम बैठे हो। अरे पेड़, क्या तुम बोल सकते हो? अरे हाँ, तुम तो पेड़ हो, पर तुम तो इंसानों की तरह बोलते हो, ये कैसे? हाँ मित्र, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण पेड़ नहीं, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ये कंघी देना चाहता हूँ। ये लो, इसे रोज अपने बालों में लगाना, फिर सब ठीक हो जाएगा। राजू कंघी लेकर घर आ जाता है और वह उसे अपने सिर में जैसे ही लगाता है, उसके सिर में काले घने बाल आ जाते हैं। यह देख